ये पार्ट 2 है हमारे डेली क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे 21 से 40 तक। तो पहला क्वेश्चन है, द फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम आर। यहाँ पे इंडिया के फेडरल सिस्टम के फीचर के बारे में बात की जा रही है। हमें बताना कि कौन से जो है वो फेडरल सिस्टम के फीचर्स है। डिवीजन ऑफ पावर, यस इट इज़ फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम। सेपरेशन ऑफ पावर, नो सेपरेशन ऑफ पावर एक यूनिटरी सिस्टम का फीचर होता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यस इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया दैट वी हैव इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो एक फीचर है फेडरल सिस्टम का, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड का मतलब है एट द टॉप लेवल वी हैव सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं एंड देन लोअर कोर्ट्स। ठीक है। लोअर कोर्ट से अपील जाती है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सो इसका मतलब है कि वी हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी एक फीचर है यूनिटरी सिस्टम का। नंबर 4 इज लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यस दिस इज अ फीचर ऑफ यूनिटरी सिस्टम नॉट फेडरल सिस्टम। तो ये भी नहीं होगा। और सेपरेशन ऑफ पावर यूनिटरी का है, डिवीजन ऑफ पावर फेडरल का है, और लास्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो फेडरल सिस्टम होता है वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे हमने देखा है इंडिया में है, अमेरिका में जो सबसे बड़ा एक फेडरल स्ट्रक्चर है वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि ब्रिटेन में हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलता है। सो 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5 होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे हमें बताना है कि फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या गलत है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज constituted at the expiration of every 5th year. Yes, this statement is correct. Recommend the distribution of proceeds of taxes between central and state. Yes, this is correct. Consist of a chairman and 4 other members. Yes, 5-member body होती है, ये भी ठीक है। D is its advice is binding on the government. ये स्टेटमेंट जो डी है वो रॉन्ग है, और ये हमारा सही होगा क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था। जो फाइनेंस कमीशन की जो एडवाइस होती है, जो रिकमेंडेशन होती है, वो बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट में। तो ये गलत स्टेटमेंट है, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि फाइनेंस कमीशन की कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वी। जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था एक एलिमेंट ऑफ इलेक्शन। ऑल्दो ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, बट यहाँ पे पहली बार जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट शेल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय। जो अकाउंट्स है यूनियन और स्टेट के, उन्हें किस फॉर्म में रखना है ये कौन प्रिस्क्राइब करता है, ये यहाँ पे पूछा है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद कैग ऑफ इंडिया। ठीक। नेक्स्ट इज द सेलिएंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आर। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आप पॉज नहीं कर सकते हैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन स्विच टू 1.25, और फटाफट जो है आपका रिवीजन हो जाएगा और सारे क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। क्या क्या फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। पहला है ऑल इंडिया फेडरेशन, यस इसने पहली बार प्रपोज किया था ऑल इंडिया फेडरेशन। सेकंड इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यस ये भी ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रपोज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। थर्ड इज डायरकी एट द सेंटर, यस डायरकी जो 1919 में एक्ट आया था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था एट प्रोविंशियल लेवल, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी था, डायरकी को यहाँ से हटा के सेंट्रल लेवल पे किया था। ऑल्दो इसको इम्प्लीमेंट कभी नहीं किया गया था, बट एक्ट में ये प्रोविजन था। डायरकी मीन्स रूल ऑफ टू। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते थे उसका डिवीजन होता था। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट होता था बिटवीन गवर्नर एंड मिनिस्टर्स। जो गवर्नर के पास सब्जेक्ट होते थे वो इसको मैनेज करते थे, और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे लेजिस्लेचर को, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू
वेयर एज जब मिनिस्टर के पास जो सब्जेक्ट होते थे वो उनको मैनेज करते थे, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, तो डायरकी को जो है वो सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और लास्ट है एबॉलिशन ऑफ डायरकी एट द स्टेट। यस, जो प्रोविंसेस थी वहाँ से डायरकी को हटा दिया गया था और इसकी जगह पे वहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट है चारों वो सभी ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज को एग्जिस्टेंस विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। यस, इसका मतलब है जो यहाँ पे लिखा को एग्जिस्टेंस विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, इसका मतलब है कि जिन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है उन्हीं सेम सब्जेक्ट पर प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे हमें पूछा है नॉट करेक्ट बताना है। लेट डाउन इन आर्टिकल 123, यस ये भी करेक्ट है। शेल सीज टू ऑपरेट ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, जो मैक्सिमम एक टाइम पीरियड होता है ऑर्डिनेंस का जब तक वो पार्लियामेंट से पास ना हो जाए, ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट से एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। बट अगर पास नहीं हुआ है तो इसकी 6 वीक्स मिलते हैं पार्लियामेंट को पास करने के लिए। So last is cannot be withdrawn at any time by the parliament. No, this is incorrect statement. So यही हमारा राइट आंसर भी होगा। जब भी प्रेसिडेंट चाहे तो ऑर्डिनेंस को वो। क्वेश्चन नंबर 27, द फाइनेंस कमीशन डज नॉट रिकमेंड ऑन। यहाँ पे पूछा कि फाइनेंस कमीशन क्या चीज़ किस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ये करते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमने डज नॉट पूछा है, जो नहीं करते वो बताना है। द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द सेंटर वाइल गिविंग ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी करते हैं। जो ग्रांट्स दी जाती है स्टेट्स को आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसको भी ये रिकमेंड करते हैं। ठीक है, थर्ड इज द अमाउंट ऑफ मनी टू बी एलोकेटेड टू द स्टेट्स फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ पे पब्लिक अकाउंट पूछा है, पब्लिक अकाउंट की कितना पैसा स्टेट्स को दिया जाएगा ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे असर्शन और रीजन वाले कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमने दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है फिर अकॉर्डिंगली अपना आंसर देना है। 28th जो क्वेश्चन है उसकी जो फर्स्ट असर्शन है, द बजट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ बता रहा है कि जो बजट है वो डिस्टिंक्शन करता है जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है और जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और इसका रीज़न जो है वो है द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सब्जेक्टेड टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, which is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Next question is 29th, no expenditure can be incurred without the approval of the parliament. Yes, this is correct. No democratic government like that of the Britain is based on the concept of sovereignty of the parliament. देखिए, ये बोल रहा है कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन की तरह ही बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो हमारी गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम मानता है, ठीक है, ना कि पार्लियामेंट को सुप्रीम मानता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट इज ट्रू। तो अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, विच इज सी। 30th क्वेश्चन है, असर्शन जो दिया है द राज्यसभा हैज़ लेस पावर इन फाइनेंशियल मैटर्स। यस, दिस इज़ करेक्ट। जैसा हमने देखा है कि राज्यसभा की जो फाइनेंशियल मैटर में पावर्स कम होती है वो मनी बिल को जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, बस अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं और उनको रिटर्न करना होता है जो मनी बिल होता है विद इन 14 days टू लोकसभा। ठीक है, और जो इसका रीज़न है द लोकसभा अलोन वोट्स द डिमांड फॉर ग्रांट्स। Yes, this is also correct. So correct answer for this is A. Both assertion and reason are true, and assertion is the reason is the correct explanation of assertion. So इसका correct answer A हो गया. Next is
The expenditure charged on Consolidated Fund of India is not subjected to the vote of Parliament. यस, जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, उसमें वोटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट में. ये स्टेटमेंट ठीक है. रीज़न है इट इज़ इन नेचर ऑफ ऑब्लिगेटरी पेमेंट. यस, जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उसको ऑब्लिगेटरी एक्सपेंडिचर माना जाता है, ऑब्लिगेटरी पेमेंट माना जाता है. जैसे सैलरीज ऑफ द ऑफिशियल, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी या फिर जो स्पीकर चेयरमैन हैं उनकी सैलरीज, तो ये चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है और इसको ऑब्लिगेटरी पेमेंट होती है. सो राइट आंसर फॉर दिस इज ए. दोनों स्टेटमेंट ठीक है और रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. दिस इज क्वेश्चन नंबर 32. हमने यहाँ पे दो लिस्ट दी है जिससे हमें आर्टिकल्स मैच करने हैं. वेरी इजी. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 and money bill is in 110. Annual financial statement, that is budget, in 112. Contingency fund of India is in 267. सो हम मैच करेंगे. ए में 3 है, ए में एक ही 3 है, ठीक है. बी में 1, सी 5 और डी 2. सो करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमने मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ए है टोकन कट मोशन विच इज A3 है that the amount of the demand be reduced by 100. ये A है. B is economic cut motion that the amount of the demand be reduced by a specific amount, B1. And C, policy cut motion that the amount of the demand be reduced to 1. ये C है. तो यहाँ पे हम इसको मैच करेंगे. A3 ये बाहर हो गए, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं. B1, yes, B1 and C4. So D is the correct answer. Next question is, which of the following statement are incorrect? Incorrect statement हमें यहाँ पे बताना है. Appropriation bill cannot be amended while the finance bill can be amended. Yes, this statement is correct. जो appropriation bill होता है उसको amend नहीं किया जाता है, जबकि finance bill को amend कर सकते हैं. Finance bill cannot be amended while appropriation bill can be amended. This is wrong. तो हमने यहाँ पे wrong बताना है. Next statement is, same procedure governs both the appropriation bill and the finance bill. This statement is ट्रू, क्योंकि जो फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन बिल होता है वो था मनी बिल. सो जो प्रोसीजर होता है गवर्न करने का वो दोनों का ही सेम होता है. अप्रोप्रिएशन बिल एंड द फाइनेंस बिल आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट प्रोसीजर. दिस इज रॉन्ग. इसका ही उल्टा ही. द अप्रोप्रिएशन बिल कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा वाइल फाइनेंस बिल कैन बी रिजेक्टेड बाय इट. नो, ये भी गलत है. दोनों मनी बिल है तो राज्यसभा जो है इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है. तो हमें पूछा था यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट. सो 2, 4 and 5 आर इनकरेक्ट. बी इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर, द पब्लिक अकाउंट इज द फंड टू विच ऑल पब्लिक मनी रिसीव्ड और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड. देखिए, पब्लिक अकाउंट में सारा पैसा रिसीव नहीं होता है. इट्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI जो होता है उसमें सारा पैसा आता है, ना कि पब्लिक अकाउंट में. सो पहला स्टेटमेंट गलत है. नो लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. यस, जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है वो एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट होता है. तो इसके लिए लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन की ज़रूरत नहीं होती है. लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन की ज़रूरत पड़ती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है या खर्च करना है. थर्ड स्टेटमेंट इज, द
द लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। जो सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट उसका ऑपोजिट है, सो दिस इज रॉन्ग। All public money other than those credited to the Consolidated Fund of India which are received by or on behalf of the government are credited to the public account of India. Yes, this is correct. देखिए, जो पैसा अदर देन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट नहीं होता है वो फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में चला जाता है। सो यहाँ पे पूछा था कि कौन सा करेक्ट है। एक और स्टेटमेंट भी है, इट इज़ ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। यस, जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है उसको ऑपरेट किया जाता है एग्जीक्यूटिव एक्शन से। जैसे मैंने बोला था कि ये एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सो 2, 4 एंड 5, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2, 4 एंड 5 विच इज सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कौन सा जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज किया जाता है। फर्स्ट इज अलाउंसेज ऑफ द चेयरमैन ऑफ लोकसभा। यस, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द राइजिंग ऑफ द लोन्स एंड द सर्विसेज एंड रिडम्पशन ऑफ डेट। यस, पेंशंस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट। यस, देखिए जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी सैलरी जो होती है वो पे करती है स्टेट गवर्नमेंट, वेयर एज उनकी जो पेंशन होती है वो यहाँ से पे होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द अवार्ड ऑफ द आर्बिट्रेशनल ट्राइब्यूनल, ये भी कंसोलिडेटेड फंड से होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी होता है। सो सारी जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो राइट आंसर इज डी। Next question is, which of the following statement are incorrect? Rajya Sabha can reject the money bill. This is incorrect. राज्य सभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, ना अमेंड कर सकती है, बस अपने रिकमेंडेशन दे सकती है और 14 डेज में वापस रिटर्न करना होता है लोकसभा को। राज्यसभा कैन मेक रिकमेंडेशन ऑन मनी बिल। यस दे कैन। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल। यस दे कैन नॉट रिजेक्ट, ये भी ठीक है। और राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज। यस दिस इज करेक्ट। राज्यसभा कैन अमेंड अ मनी बिल, नो दे कैन नॉट। सो यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, सो 1 and 5 आर इनकरेक्ट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the word budget is mentioned in which of the following article of the Constitution of India? The word budget is nowhere mentioned in the Constitution। जो 112 आर्टिकल में लिखा है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है वहाँ पे, ठीक है, ये लिखा है 112 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट्स ऑफ C&AG वास्ट विद। यहाँ पे पूछा है कि जो इनके कमेंट्स पे जो एक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो एक्शन टेकिंग की, वो किसकी होती है। सो करेक्ट आंसर इज सी, पार्लियामेंट। पर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ कट मोशन इन द पार्लियामेंट। अगर कट मोशन को एडमिट करना है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन नहीं है, नॉट अ कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ अ कट मोशन इन द पार्लियामेंट। So the correct answer to this is C. It should relate to more than one demand. ये जो है वो admissibility नहीं होती है, कोई condition नहीं है admissibility की cut motion की। So this is C is correct answer for this question.